नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, तीसरे साल में सीमा विवाद के बीच 15 दौर की वार्ता, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, विशेषज्ञों का मानना होगी कामयाब। दूसरी बड़ी अपडेट, योग दिवस से पहले आईटीबीपी हिमवीर ने बर्फ से ढके हिमालय पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आईटीबीपी के जवानों का पराक्रम। तीसरी बड़ी अपडेट, अमेरिका ने चाइना रूस के साथ भारत को भी किया ब्लैक लिस्टेड। यूक्रेन युद्ध में बात नहीं मानने के लिए ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां अमेरिका ने भारत को ब्लैक लिस्टेड किया है। तीसरी बड़ी चौथी में बताएंगे, जहां बांग्लादेश पहुंचे जयशंकर ने खिसका दी चाइना की जमीन। बांग्लादेश ने भारत को दिया ऑफर, चाइना को ठुकराया ऑफर। भारत का बंगाल की खाड़ी में भारत आए और हमारे बंदरगाहों का करे प्रयोग, चाइना को झटका। अगले अपडेट, मालदीव संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नजीर ने अजीत डोवाल को बताया जियो पॉलिटिक्स का ग्रैंड मास्टर का एनएसए। अजीत डोवाल सबसे सफल एनएसए, भारत की बढ़ा रहे ताकत। अगली अपडेट, सऊदी अरब पहुंचे पाकिस्तान के पीएम, लगे चोर चोर के नारे, लोगों ने दौड़ाया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पे गए थे, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ बैठक के बाद पुतिन ने पूरी दुनिया को ही धमकी दे दी, कहा यूक्रेन में की दखलंदाजी तो भुगतना होगा अंजाम। एक करके बताएंगे, जहां रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में विफल रहा, सुरक्षा परिषद यूएन चीफ ने भी कबूली है सच्चाई, जहां बातचीत की है यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी। तो एक करके बताएंगे, जहां चीन के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन, एंटी शिप वर्जन। अंडमान के समंदर में हुआ जबरदस्त ट्रायल, देखता रह गया चाइना, पूरी तरीके से बम्पर तरीके से हुआ। तो एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। 210 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तीसरे साल में हुआ चाइना और भारत का सीमा विवाद, 15 दौर की वार्ता होगी कामयाब। आने वाले दिनों में है 15 दौर की वार्ता। भारत और चाइना के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा गतिरोध अब तीसरे साल में प्रवेश करने जा रहा है, लेकिन इस दौरान विवादित क्षेत्र को लेकर पूर्ण रूप से कोई समझौता नहीं हो सका है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से कई दौरों की चली लंबी बातचीत के दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुछ विवादित क्षेत्रों में प्रतिद्वंदी सैनिकों को पीछे हटाने में आंशिक सफलता जरूर मिली है। दोनों देशों के बीच गतिरोध बने होने के बीच विवाद को खत्म होने के लिए बातचीत का दौर जारी है। वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ऐसी गतिरोध को निगरानी वाले अधिकारियों ने अपनी पहचान जाहिर नहीं करने के बात करते हुए कहा है कि पूर्वी लद्दाख की सीमा पर हिंसक झड़प होने और उसके बाद पिछले 2 सालों के दौरान चीन के साथ बातचीत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने में मदद की गई थी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। योग दिवस से पहले आईटीबीपी हिमवीर ने बर्फ से ढके हिमालय पर 15,000 फीट की ऊंचाइयों पर किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के कई अधिकारियों ने उत्तराखंड हिमालय में 15,000 फीट की ऊंचाइयों पर योग किया है। आईटीबीपी के अधिकारी ट्विटर हैंडल पर योग करते हुए इन हिमवीरों की तस्वीर और वीडियो शेयर की है। योग सत्र में भाग लेने वाले आईटीबीपी कर्मियों का एक वीडियो शुक्रवार को आईटीबीपी के ट्विटर हैंडल से साझा भी किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के हिमवीर आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के तत्वावधान में उत्तराखंड हिमालय में 15,000 फीट बर्फ की स्थिति को योग कर रहे हैं। आपको बता दें, वहीं इनकी योग करते तस्वीरों को साझा करते हुए आईटीबीपी ने लिखा कि उत्तराखंड हिमालय में 15,000 फीट पर योग अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आईटीबीपी के कर्मियों द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, लगातार आईटीबीपी के जो जवान हैं वो अपने शौर्य का, पराक्रम का एक तरीके से लोहा मनवा रहे हैं 15,000 फीट की ऊंचाइयों पे भी। हम चलते हैं और अपडेट, अमेरिका ने चाइना रूस के साथ भारत को भी किया ब्लैक लिस्टेड। बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध में रूस संग जाना, क्या ये है अमेरिका का परिणाम? दरअसल यूक्रेन में अमेरिका की बात नहीं मानने वाले भारत पर प्रेशर बनाने के लिए बाइडेन प्रशासन लगातार साम दम दंड भेद की नीति अपना रहा है और अब बाइडेन प्रशासन ने भारत को धमकाने के लिए प्रतिबंधों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पहली बार भारत को यूएस 301 रिपोर्ट्स के तहत प्रॉपर्टी राइट्स ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया है और अब माना जा रहा है कि भारत पर अमेरिका जल्द ही प्रतिबंध लगा सकता है। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी सही एक्शन नहीं लेने की वजह से चाइना और रशिया के साथ भारत को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। भारत के लिए ये काफ़ी बड़ा झटका है क्योंकि भारत को पहली बार ब्लैक लिस्टेड किया गया है। हालांकि इस सूची में
चीन और रूस जैसे देश पहले से ही शामिल थे, लेकिन भारत को इस लिस्ट में डालने से चौंकाने वाला है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की बातें नहीं मान रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की ये शुरुआत है। दरअसल अमेरिका बौद्धिक संपदाओं के गलत इस्तेमाल को लेकर पहले से चाइना और रूस जैसे देशों से नाराज रहता था, और अमेरिका का कहना है कि अमेरिकी कंपनियों की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट का ये देश कॉपी करते हैं और इसमें अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। और यही कारण है कि प्रॉपर्टी राइट पर जो है वो भारत पर प्रतिबंध लगाया गया है इस बार। हम चलते हैं एक और अपडेट। बांग्लादेश ने भारत को दिया बड़ा ऑफर, बंगाल की खाड़ी में चीन के डेंजरस प्लान को झटका। दरअसल आपको बता दें, बांग्लादेश ने भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जो चीन के लिए छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत की बंगाल की खाड़ी नीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत की किसी भी तरीके की सरकार ने आज़ादी के बाद से बंगाल की खाड़ी पर ध्यान नहीं दिया है। यही वजह है कि बंगाल की खाड़ी में चाइना ने काफ़ी हद तक अपना वर्चस्व बना लिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत की बंगाल की खाड़ी को लेकर मोदी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने जो ऑफर दिया है उससे चाइना को बड़ा झटका लगा। इन दिनों एस जयशंकर बांग्लादेश में ही हैं, जहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच एक तरीके से बड़ी बातें कही हैं। आपको बता दें, इसी बीच बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और त्रिपुरा को अपने देश के मुख्य बंदरगाह चटगांव बंदरगाह को लेकर भारत को ऑफर दिया है। बांग्लादेशी पीएम ने कहा है कि भारत चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकता है, जो बंगाल की खाड़ी में भारत की बड़ी कामयाबी है। बांग्लादेश की यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को पीएम मोदी का भी संदेश दिया है और उन्होंने शेख हसीना को भारत दौरे के लिए भी आमंत्रित किया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इससे चाइना को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत के लिए एक सुनहरा मौका है और चटगांव जो बंदरगाह है, चाइना इसके जरिए व्यापार को बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब जब भारत के सिप यहाँ लगेंगे तो चाइना को एक तरीके से झटका ही है। एक और अपडेट लेते हैं। सऊदी अरब पहुंचे पाकिस्तान के पीएम, लगे चोर चोर के नारे। जी हां, दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। इस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हुआ यूं कि जब शहबाज मदीना मस्जिद नबावी में एंट्री कर रहे थे तो लोगों ने चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिया। हालांकि नारेबाजी करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एएनआई के मुताबिक पाकिस्तान के पीएम शहबाज एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब में हैं और उनके साथ सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब और नेशनल असेंबली के सदस्य शाहजैन बुगाती भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक औरंगजेब ने इस तरीके के विरोध के लिए नाम लिए बिना इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा डाला है। एजेंसी के मुताबिक औरंगजेब ने कहा है कि मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं इस पवित्र जमीन का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करना चाहती। हम चलते हैं एक और अपडेट। मालदीव संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद ने अजीत डोवाल को बताया जियो पॉलिटिक्स का ग्रैंड मास्टर। मालदीव संसद के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय मोहम्मद नशीद हाल ही में भारत के दौरे पे थे और इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात की। उन्हें जियो पॉलिटिक्स का ग्रैंड मास्टर बता डाला। नशीद ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की है। प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद नशीद ने अपने भारत दौरे और मालदीव की इकॉनमी पर भारी चीनी कर सहित कई चुनौतियों पर बातचीत की। अजीत डोवाल के साथ नशीद की बैठक ऐसे वक्त में हुई जब मालदीव में विपक्षी लगातार भारत विरोधी अभियान चला रहे थे। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में विफल रहा सुरक्षा परिषद। यूएन चीफ ने कबूली सच्चाई, मुलाकात की है यूक्रेन के राष्ट्रपति से। यूक्रेन में जारी रूसी युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी इससे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। खुद संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भी माना है कि सुरक्षा परिषद वो काम नहीं कर पाया जिसके लिए उसका गठन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया कि सुरक्षा परिषद यूक्रेन में रूस के युद्ध को रोकने और समाप्त करने के लिए विफल रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि सुरक्षा परिषद इस युद्ध को रोकने और समाप्त करने के लिए अपनी क्षमता में सब कुछ करने में विफल रही और यही बड़ी निराशा, हताशा और क्रोध का कारण है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ बैठक के बाद पुतिन ने पूरी दुनिया को दी धमकी, कहा यूक्रेन में की दखलंदाजी तो भुगतना होगा अंजाम। दरअसल प्लान D11 डेंजर का टाइमर ऑन, सबसे पहले विध्वंसक युद्ध का जो टाइमर ऑन हो चुका उसके
खतरे को समझते हैं। आपको बता दें ठीक 11 दिन बाद 9 मई को मॉस्को में जश्न मनाया गया। इस जश्न में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी शक्ति को प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या इससे पहले वो यूक्रेन में अपना मिशन पूरा कर पाएंगे? क्या वो रूस को ये दिखा पाएंगे जो उन्होंने जो चाहा है वो करके दिखा पाएंगे? क्या विक्ट्री डे की ये बेचैनी तो नहीं है जिसमें वार में तमाम ट्विस्ट और टर्न लिए जा रहे हैं? आज यूक्रेन आर्म्स डिपो पर जो हमला हुआ उसे आर्म पहचानने वाली रेलवे लाइन पर अटैक हो रहा है। इसके साथ ही रशिया ने बड़ा हमला बोलते हुए उन देशों को भी सीधी चेतावनी दी है और कहा है किसी भी सिचुएशन में जो है वो पीछे हटने वाले हम नहीं हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। अब चीनी नेवी के लिए भी चुनौती बन रही ब्रह्मोस मिसाइलें। एंटी-शिप वर्जन का अंडमान के समंदर में जबरदस्त ट्रायल के बाद भड़का चाइना। दरअसल दोस्तों भारतीय नौसेना और अंडमान एवं निकोबार कमांड ने मिलकर 27 अप्रैल 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी-शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया। कमांड एक ट्वीट करके जानकारी सार्वजनिक की है। इस परीक्षण का मकसद ये था कि क्या हम युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अंडमान एवं निकोबार कमांड देश का इकलौता ऐसा कमांड है जहां देश की तीनों सेनाओं का संचालन एक साथ किया जाता है। ट्वीट में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि भारतीय नौसेना और एएनसी ने एक बार फिर अपने कॉम्बैट रेडीनेस को दिखाने के लिए संयुक्त समुद्र में मौजूद टारगेट को ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी-शिप वर्जन से नष्ट कर दिया। 19 अप्रैल को भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ये एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें यूरोप में फिर बढ़ेगी टेंशन। स्वीडन और फिनलैंड हो सकते हैं नाटो का हिस्सा, रशिया ने दी है चेतावनी। दरअसल आपको बता दें नाटो के महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने गुरुवार को कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन अगर 30 देशों के सैन्य संगठन में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा और वे अपेक्षाकृत जल्द सदस्य बन सकते हैं। स्टोलनबर्ग की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब रूस की यूक्रेन पर गैर सैन्य कार्रवाई के बाद फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता को लेकर जनता का समर्थन बढ़ा है। मीडिया में कयास लगाया जा रहा है कि दोनों देश मई में नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टोलनबर्ग ने कहा है कि उनका फैसला है, लेकिन अगर वे आवेदन करने का फैसला करते हैं तो फिनलैंड और स्वीडन के गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा और हम प्रक्रिया के जल्द होने की उम्मीद करते हैं। और नाटो महासचिव ने हालांकि कोई समय सीमा नहीं दी है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें रशिया ने धमकी दी है कि अगर नाटो में शामिल होते हैं स्वीडन और फिनलैंड तो इन पर यूक्रेन के बाद इनका नंबर है, इन पर हमला हो सकता है। हम चलते हैं और अपडेट। जैसे हिटलर को हराया वैसे पुतिन को हराएगा अमेरिका। फिर लेकर आया लैंड लीज एक्ट। जी हाँ, समझिए ये क्या चीज़ है। यूक्रेन में जारी रूसी अटैक के बीच अमेरिका उसका सबसे बड़ा मददगार रहा। रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को भारी मात्रा में सैन्य और आर्थिक सहायता भेज दी है। इस बीच खबर यह है कि अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो पुतिन के सोचने पर मजबूर कर सकता है। दरअसल यूक्रेन को सैन्य उपकरण आसानी से भेजने के इरादे से अमेरिकी कांग्रेस ने लेड लीज एक्ट को पुनर्जीवित किया है और यही एक्ट जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी तानाशाह एडोल्फ हिटलर को हराने में मदद की थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस ने सर्वसम्मति से गुरुवार को यूक्रेन डेमोक्रेसी डिफेंस लैंड डील एक्ट 2021 को 417 वोटों के साथ पारित कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें ये बेसिकली काम करने वाला है रूस के खिलाफ। लैंड लीज एक्ट क्या है ये समझिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने सितंबर 1940 में अपने सहयोगी को महत्वपूर्ण सैन्य आपूर्ति और अन्य सहायता प्रदान करना शुरू किया। हालांकि उन्होंने दिसंबर 1941 तक खुद युद्ध में भाग नहीं लिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस सहायता का अधिकांश भाग यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों को दिया गया था जो पहले ही लैंड लीज नामक प्रोग्राम के माध्यम से जर्मनी और जापान के साथ युद्ध लड़ रहे थे। लैंड लीज एक्ट में यही है कि वो पूरी तरीके से सैन्य सहायता देते रहेंगे। ये इसी को तौर पर एक कानून प्रस्ताव पारित किया गया है और आने वाले समय में अगर युद्ध और विकराल हुआ तो अमेरिका कूद भी सकता है इसी कानून के तहत। एक और अपडेट है, लक्शा मस्जिद में फलस्तीनी और इजराइल पुलिस के बीच झड़प, 40 से ज़्यादा लोग घायल। दरअसल आपको बता दें यरूशलेम के पवित्र लक्शा मस्जिद कंपाउंड में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। फलस्तीन लोगों ने इजरायली पुलिस पर पथराव किया है, जिसके जवाब में पुलिस ने रबर को गोलियां दागी हैं। शुक्रवार तड़के हुई हिंसा में 40 लोगों के घायल होने की जानकारी है। इजरायली पुलिस ने कहा है कि भोर के समय मस्जिद कंपाउंड के भीतर फलस्तीनी पथराव करने लगे थे और ये पथराव उस दिशा में किया गया जहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसके बाद पुलिस कंपाउंड के भीतर घुसी और रबर की गोलियां दागने लगी। यह हिंसा घंटे बाद जाकर रुकी जब अन्य फलस्तीनियों ने कंपाउंड के भीतर बीच बचाव किया।
एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नामित सदस्य होंगे कश्मीरी पंडित, परिसीमन आयोग कर सकता है सिफारिश। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों को नामित विधायकों के तौर पर एंट्री दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा में लोकसभा सीटों के लिए फिलहाल परिसीमन चल रहा है और अपनी फाइनल रिपोर्ट में आयोग की ओर से ये सिफारिश सरकार की जा सकती है। दरअसल कश्मीरी पंडितों की आबादी घाटी में नाम मात्र की है और 1990 में हिंसा के बाद पलायन करने वाले कश्मीरी परिवारों की वापसी भी बहुत सीमित है। ऐसे में उन्हें प्रतीकात्मक और प्रतिनिधित्व देते हुए नामित सदस्य विधानसभा भेजे जा सकते हैं और इस प्रावधान पर परिसीमन आयोग विचार कर रहा है। आयोग का कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो रहा है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां भारत के साथ दोस्ती करने में पीछे रहा अमेरिका, रशिया बन गया पक्का पार्टनर। दरअसल भारत और रूस की वर्षों पुरानी दोस्ती को अमेरिका भी मान रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कहा है नई दिल्ली और मॉस्को की दोस्ती लगातार बढ़ रही है, इसीलिए संभव हो सकता है कि अमेरिका ने पहले इस समय गंवा दिया है। और उन्होंने बुधवार को सांसदों से कहा है कि भारत के मामलों में दशकों पुराना एक रिश्ता है। भारत के लिए रूस अनिवार्य रूप से पसंदीदा पार्टनर था और उस समय पार्टनर बनने की स्थिति में नहीं थे। ब्लिंकन ने कहा है कि हम भारत से अपनी प्रगाढ़ साझेदारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी और बढ़ रही है। आपको बता दें, सीनेटर विलियम ने ये बड़ी बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। ट्विटर खरीदने के लिए पैसा जुटा रहे एलन मस्क, टेस्ला के 44 लाख शेयर्स को लगभग $4 अरब में बेचा। इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कंपनी के 44 लाख शेयर्स को $3.99 बिलियन में बेच दिया है, यानी लगभग 3 लाख। ब्लूमबर्ग ने फॉर्म 4 की फाइलिंग का हवाला देते हुए इसकी जानकारी दी, जिसमें बताया गया है कि लगातार 2 ट्रांजैक्शन की तारीखों पर होने वाली सभी 138 व्यक्तिगत लेन देन को कवर करने के लिए फॉर्म 4 को 5 फाइलिंग में बांटा गया। फाइलिंग के तुरंत बाद मार्क्स ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि आज के आगे के टेस्ला के शेयर बेचने की कोई योजना नहीं है। फाइलिंग के मुताबिक अब कंपनी में एलन मस्क की हिस्सेदारी 2.6% रह गई है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कोरोना से चीन में बिगड़े हालात, शंघाई छोड़ भाग रहे लोग, बीजिंग में लाखों लोगों को सख्त घेरा। चीन के शंघाई में कोरोना के केसेस और प्रत्याशित बढ़ोतरी होने लगी है। इसके चलते वहां हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का हथकंडा अपनाते हुए तालाबंदी कर दी है। अब आलम यह है कि कारोबार के बड़े केंद्र वाले इस शहर में लोग भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्थानीय बैंकर्स और मूवर्स के साथ ही कुछ कानूनी फर्मों का कहना है कि चीन के सबसे महत्वपूर्ण शहर शंघाई से लोग तेजी से भाग रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सलाह ली है। शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, प्रतिबंधों के बीच अब वो शहर छोड़ने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो ये हालात चाइना में हो चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली, जहां देवबंद मदरसा 7 साल से रह रहे बांग्लादेशी छात्र को ATS ने हिरासत में लिया, पाकिस्तान कनेक्शन की भी आशंका है। दरअसल आपको बता दें, आतंकवाद निरोधक दस्ता ने गुरुवार को देर रात देवबंद में कार्रवाई करते हुए एक बांग्लादेशी युवक को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि युवक फर्जी ID के आधार पर देवबंद के नामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उनके साथ एक अन्य युवक को भी पकड़ा गया है, जिसमें पूछताछ के लिए उसे छोड़ दिया गया। हिरासत में आए युवक के पास बांग्लादेशी करेंसी के अलावा उनके कई पुस्तकें और अन्य चीजें भी बरामद की गई हैं, जो कि कहीं न कहीं एक तरीके से संदिग्ध है और यही कारण है कि उसे हिरासत में ले लेकर पूछताछ की जा रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। देश भर में कोयला संकट गहरा रहा है। दिल्ली में बचा सिर्फ एक दिन का कोयला। केजरीवाल बोले पूरे भारत की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है, ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। इस बार मार्च में ही भीषण गर्मी पड़ने लगी, जिस वजह से पूरे देश में बिजली की मांग काफ़ी तेजी से बढ़ गई। सप्लाई पूरी करने के चक्कर में अब कोयला संकट खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोयला के भंडार वाले राज्य जैसे राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि को छोड़ दें तो पूरे देश के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। अब इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान आया है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने ट्विटर पर एक अखबार की कटिंग शेयर की, जिनमें बताया गया कि बिजली की मांग पीक पर है, लेकिन चौथाई से ज़्यादा पावर प्लांट बंद पड़े हैं। साथ ही भीषण गर्मी की वजह से 16 राज्यों में 3 से 10 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है। कटिंग के साथ केजरीवाल ने देश भर में बिजली की भारी समस्या की किल्लत बताते हुए केंद्र सरकार को घेरा। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया है इसे आप कैसे देखते हैं।